थी तू? मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ तेरे को। अच्छा अपना हैंड रेस कर बेटा। और बाकी लोग प्लीज कैमरा ऑन करो। हाँ गायब हो गए अभी कुछ बच्चे, गायब हो गए अभी आए नहीं। हाँ जी गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो सब लोग जल्दी से। हाँ रजत, परिका, शगुन, परीक्षा, प्लीज कैमरा ऑन करो बेटा। परीक्षा एंड परिका बेटा। हाँ ओके सो निशाद आ गए हो आप तो आपसे पूछते हैं सवाल। बेटा मान लो 10 लाख की गाड़ी खरीदी मैंने, ठीक है। और ये गाड़ी हमारी हमने एस्टिमेट करी कि सिर्फ 10 साल चलेगी, ठीक है। यानी 10 साल के बाद क्या होगी इसकी वैल्यू? जीरो। तो यानी हम अपनी बुक्स में इसको 10 साल में हमें राइट ऑफ करना है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? अगर मैं कह रहा हूँ 10 लाख की गाड़ी है और 10 साल में इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यानी हमें 10 साल के अंदर इसको राइट ऑफ करना है। तो हर साल कितना राइट ऑफ करूं कि ये 10 साल के बाद जीरो आ जाए? 10,000। 10,000 करूंगा तो बेटा 10,000 10,000 10,000 अगर 10 साल तक करूंगा तो ये तो 1 लाख ही कम हो पाएगा। 1 लाख। तुक्के मार रही है तू? सर मेरे हाँ को कुछ आवाज नहीं समझ आ रही तेरी, तू क्या कह रही है? सर मुझे नहीं। हाँ नहीं पता, अच्छा तो ये बोला हाँ तुक्का मार रही हूँ। तो पहला तुक्का गलत था, दूसरा ठीक है। तो ये तुक्का मारने की जगह अगर कोई बता सकता है कैसे कैलकुलेट होगा ये, लेट्स सी। हाँ परीक्षा कैसे कैलकुलेट होगा ये? क्योंकि जितनी एसेट की अमाउंट है उतने ईयर से वो डिवाइड हो जाएगा। जितना एसेट का अमाउंट है उतने ईयर से डिवाइड हो जाएगा भाई। अगर 10 लाख की चीज है और 10 साल में जाकर के उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो 10 लाख अपॉन में 10 करेंगे यानी हर साल 1 लाख रुपया कम करेंगे। अगर यही चीज 20 लाख की होती, 20 लाख की चीज है और 10 साल में खत्म हो रही है तो कितना आता? तो 20 लाख अपॉन में 10 यानी 2 लाख आ जाता। यानी एक तरह से फॉर्मूला क्या हुआ? क्या फॉर्मूला बना भाई? निशाद बताओ। ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट अपॉन यार यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट अपॉन यूजफुल यूजफुल। लाइफ कि कितने सालों तक ये हमारे लिए यूज में रहने वाली है। क्लियर हुआ? लेकिन ये तो अभी हमने मान के चला कि अगर हमारी 10 साल के बाद वैल्यू जीरो हो। पर क्या ऐसा होता है? अगर तुम्हारी गाड़ी 10 साल तक पड़ी भी है ना तुम्हारे पास, 10 साल के बाद भी अगर उसको कबाड़ी के पास लेके जाओगे तो कबाड़ी भी तो कुछ देगा। लोहे का भी पैसा मिलता है अच्छा खासा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर जंग भी लगा हुआ है, पूरा कबाड़ी कबाड़ है, वो वजन के हिसाब से बिक जाएगी। और हो सकता है उसमें कुछ पार्ट भी अगर कुछ निकल आए, एक आधा चीजें ठीक, तो वो अलग अलग पार्ट भी बिक जाएंगे। सो पॉइंट इज अल्टीमेटली कुछ तो मिलेगा। तो आप एस्टिमेट लगाते हो कि भाई मोटा मोटा कितना पैसा मिल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब हो गया कि जब आपका ये स्क्रैप हो जाएगी चीज यानी खराब हो जाएगी तो कितने में बिकेगी। यानी आप कबाड़ी को जब बेचोगे तो कितने में बिकेगी, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ ये कितने में बिक जाएगी, उस समय भी 1 लाख रुपए की, लेट्स अज्यूम। ठीक है क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का? तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले अमाउंट की बात करते हैं फिर रेट पे आएंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ। जरा बताना क्या आएगा बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख माइनस, बताओ बेटा 1 लाख अपॉन 10। कितना आएगा? 9 लाख अपॉन 10। 90,000। यानी हर साल अगर आप 90,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आपका ये 10 साल में खत्म हो जाना चाहिए। जरा देखिए, हर साल 90,000 लगाओगे तो 10 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगाया बताओ?
9 लाख 9 लाख रुपीस हर साल 90,000 डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 10 साल में कितना लग जाएगा? 9 लाख। अगर 9 लाख लग जाएगा तो 10 लाख में से 9 लाख गया तो कितनी वैल्यू बचेगी आपकी? 1 लाख की। और वही तो हम कह रहे हैं कि 10 साल बाद हमारी वैल्यू कितनी बचनी चाहिए? 1 लाख। यही बोल रहे हैं ना भाई कि स्क्रैप वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? 1 लाख। फिर हम इसको 1 लाख में बेच देंगे। तो हमने इसी हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। तो हवा में नहीं होता, लॉजिक होता है हर चीज के पीछे। ठीक है, हाँ है एस्टिमेट बेसिस पे। अब जरूरी नहीं कि 1 लाख ही बचे, हो सकता है 80,000 मिले, हो सकता है 1,20 मिले। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एस्टिमेशन यहाँ पे होता है, बिना उसके हम काम नहीं चला सकते। सेम हो सकता है 10 साल की जगह 8 साल चले गाड़ी, हो सकता है 12 साल चले। तो यहाँ टू दिस एक्सटेंट एस्टिमेशन है, और इसीलिए ये लिमिटेशन भी है कि 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, 100% करेक्ट नहीं है अकाउंटिंग। ठीक है, हमने बात पढ़ा था ना लिमिटेशन में कि 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे एस्टिमेशन आता है। ठीक है, ओके। तो अगर देखते हैं रेट की बात करते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। रेट कैसे निकलेगा? जो 10% की बात करिए कैसे आता है? तो इसका बहुत ही आसान सा सवाल है, जवाब है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ईशा बेटा अगर तेरे 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 तो कितना परसेंट हुआ? 40%। 40%। अगर 40 आए आउट ऑफ 80 तो कितना परसेंट हुआ? 50%। कैसे निकाला? ये नहीं पता, बस मैंने निकाल दिया, बता दिया। अरे भाई यही होता हमारे साथ, हम कर रहे होते लेकिन ये नहीं पता कैसे होगा। अच्छा चल, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। 40 मार्क्स आए 70 में से, अब बता कैसे, कितना परसेंट और कैसे निकलेगा? 60%। कैसे निकला ये बता, परसेंटेज समझ मैटर नहीं करेगा, कैसे निकाला ये बता। तुक्के मार मार के देंगे। चलो स्निग्धा से पूछते हैं। स्निग्धा बताओ बेटा कैसे निकला? 40/70 into 100। 40/70 into 100। कोई परसेंटेज निकालते मैथ्स में सीखा होगा ना, याद करो मैथ्स में कैसे निकालते हैं परसेंटेज। जिस भी चीज का परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर न्यूमरेटर में लेते हैं, और जिस चीज से रिलेट करके परसेंटेज निकाल रहे हो उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो यहाँ पे हम किस चीज का परसेंटेज निकाल रहे हैं? डेप्रिसिएशन का। तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन ऊपर आएगा, और एज अ परसेंटेज ऑफ किसका, किससे रिलेट कर रहे हैं हम? ओरिजिनल कॉस्ट से, वो नीचे आ जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा देखिए कितना है बेटा, 90,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100, कितना परसेंटेज निकलेगा बेटा जरा बताओ? 9%। 9%। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो जो परसेंटेज दिया होता है ना बुक में आपको, 9%, 10%, 15%, वो कैसे निकला होता है प्रैक्टिकली? इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो आपको अमाउंट निकालना भी सिखा दिया, आपको रेट निकालना भी सिखा दिया कि उससे रेट कैसे निकालते हैं। ये कौन से मेथड से सीखा हमने? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, अभी डब्ल्यूडीवी नहीं सीखा, अभी एसएलएम से सीखा है कि कैसे एसएलएम का अमाउंट और रेट निकलता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी हम ओरिजिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं बेटा, ये ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? ये बात और याद रखनी है बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? एक तो परचेज प्राइस कि जितने में आपने ये एसेट खरीदा, प्लस साथ में आप प्लस क्या करोगे बेटा? जो भी खर्चे आपके खरीदने के टाइम पे होते हैं, याद करो मैंने समझाया था ना, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो और खरीदते वक्त कोई खर्चा होता है तो वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो प्लस एक्सपेंसेस incurred at the time of purchase of asset। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है बेटा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बता सकते हो मेरे को, क्या खर्चे होते हैं निशाद? फ्रेट, फ्रेट इंस्टॉलेशन। होता है, इंस्टॉलेशन होता है, वेरी गुड, ये तो बेसिक है ही है हमारे पास, है ना। फ्रेट, इंस्टॉलेशन, अगर कोई आपने कस्टम ड्यूटी वगैरह दी है तो वो भी आ जाएगा। जीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी का तो क्रेडिट मिल जाता है। क्लियर हो गया गाइस? सर एक डाउट। हाँ बेटा। सर मतलब जरूरी है कि हर साल उस एसेट की वैल्यू कम हो, तो जैसे हमने उसको बहुत सिक्योरली रखा हुआ है तब भी उसकी वैल्यू कम हो? बिल्कुल होती है, अगर टेक्निकली तो सोचेगी तो बिल्कुल होती है। तू कितना भी सामान, तो ये छोड़, चल मैं बताता हूँ तेरे को एग्जांपल। मेरे पास एक बाइक है, एक्चुअली मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास ना एक बाइक थी।
अब नहीं है, अब तो बेच दी मैंने, इसीलिए बेची के डेप्रिशिएट हो रही थी। तो रखी हुई थी, जैसे तूने बोला ना, मैं बड़ा संभाल के रखता था उसको, रोज उसके ऊपर कपड़ा मारता था, रोज उसकी सफाई करता था। और चाहे मैं बिल्कुल नहीं चलाता था, लेकिन रोज उसको थोड़ा सा ना स्टार्ट करके, ताकि इंजन में थोड़ा सा सब ऑयल वॉयल वो सब घूम जाए, तो थोड़ा सा स्टार्ट करके उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देता था। हाँ? समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं तो बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई है, और उसके बाद सर्विस भी कराता था उसकी, चाहे चलाऊं या नहीं चलाऊं, सर्विस भी कराता था। तो मैंने इतनी बढ़िया कंडीशन में रखी हुई थी, और कोई देख ले अगर, वो कह दे कि 10 साल हो गए इसको, कोई देख करके मानता ही नहीं था। हर कोई कहता, हाँ जी भैया आप चलाते नहीं हो, आपकी गाड़ी यहीं खड़ी रहती है, आप बेचने में इंटरेस्टेड हो तो बता दो, मैं ले लेता हूँ। समझ रहे निशात मेरी बात? तो मैं कहा यार अभी तो नहीं, अभी तो मैं चलाऊंगा, अभी तो चलाऊंगा, अभी कभी तो वो दिन आएगा। फिर जब मेरे को रियलाइज हुआ यार वो दिन नहीं आएगा, क्योंकि अब वो टाइम चला गया। एक टाइम होता है जब शौक होते हैं सारे, और जब आपके पास टाइम भी होता है ये सारे शौक पूरे करने के लिए। अभी क्या, आप गाड़ी निकाली और चले गए, अब बाइक वाइक निकालने का मन नहीं होता, क्योंकि कभी धूप है, कभी बारिश है, कुछ ना कुछ ये सब चीजें होती है। तो एक बार आप गाड़ी पे अपग्रेड हो गए, उसके बाद वापस बाइक पे आने का बहुत मुश्किल होता है। कि आप, अगर आपको बहुत शौक है तभी आप कर सकते हो ये चीज। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा नहीं यार अब ना हो पाएगा, अपना इसको बेच देते हैं। ठीक है। अब इतने लोग कर रहे थे, हाँ हम खरीदेंगे हम खरीदेंगे, और भाई बड़ी अच्छी मेंटेन कर रखी है आपने तो बाइक, बहुत अच्छे मतलब लग रही है, और चला के भी देखी, सब कुछ बढ़िया है। जब बेचने की बारी आई, जब मैंने उनको बोला हाँ जी भाई साहब कितने पैसे दोगे, तो उन्होंने कहा यार इसको तो 10 साल हो गए हैं, इसके तो ज्यादा पैसे नहीं दे सकते हम। अरे इसका क्या मतलब हुआ भाई ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, मेंटेन तो करिए मैंने इतने अच्छे से। कहते नहीं भाई साहब आपने मेंटेन तो करिए, लेकिन ये तो चलेगी अब कितनी, अब तो मैं रोड पे सिर्फ 3-4 साल के लिए चला सकता हूँ, 5 साल के लिए चला, एक्चुअली तो 10 भी नहीं होते, ज्यादा हो गए थे, 12 साल हो गए थे मेरी बाइक को। तो कहते अब तो सिर्फ 3 साल चलेगी है, 3 साल के बाद तो मैं चला ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है। तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा रिन्यू करा लेना यार। कहते नहीं भाई साहब कुछ नहीं होता, रिन्यू रिन्यू आपको पता है ये सब तो हो नहीं पाएगा, तो ये तो सिर्फ 3 साल की लाइफ रह गई इसकी। तो उसने मेरा बाइक का, नहीं तो बाइक अच्छी खासी है, चली भी नहीं ज्यादा, मैं अगर किलोमीटर देखो तो बहुत ही कम चले थे, 1 लाख किलोमीटर भी नहीं हुआ मेरा। तो उसने तो मेरा उठा करके सीधा 12 साल का डेप्रिसिएशन लगा करके उससे कहा भाई साहब मैं तो इतने पैसे दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी तो 3 साल ही वैल्यू रह गई है। समझ आ रहा है निशाद? तो प्रैक्टिकली ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली वैलिड नहीं है, हाँ पर एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेसी से हम कोई भी नहीं बोल सकता यार, 100% एक्यूरेसी से कि कितनी वैल्यू रह गई है आज की डेट। तो हम एक एस्टिमेट बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है। तो सर ऐसा मतलब जैसे प्रैक्टिकली ऐसा तो हो सकता है ना कि जैसे इस ईयर मेरी ज्यादा डेप्रिसिएट हुई और हाँ बट हम अब ऐसे, वही मैं नेक्स्ट। बोल रहा हूँ, हम हर साल इतना निटिग्रिटीज में नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता ही नहीं, मुझे ये बताना कैसे किन फैक्टर्स के हिसाब से कैसे वैल्यू करेगी। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, एक रीजनेबल एक बार हमने निकाल लिया कि चलो भाई कितने साल चलेगी। और अगर, हाँ चल तेरे तेरे सवाल को मैं और क्लियर कर देता हूँ। अगर हमें कभी लगता है, मान लो हमारी गाड़ी की बात करता हूँ, ठीक है, गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने सोचा तो था गाड़ी 10 साल चलेगी, लेकिन भैया जो कंपनी ने दावे करे थे और जो कंपनी ने बोला था कि अच्छी गाड़ी है ये सब कुछ है, पता चला इंजन बैठ गया उसका, पता चला हाल बहुत ही खराब हो गए। हमें तो लग ही नहीं रहा है 10 साल चल पाएगी, हमें लग रहा है अगले 2 साल चल जाए यही बहुत है। तो ऐसे केस में आप एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, फिर आप दोबारा से री एस्टिमेट कर सकते हो कि आज से कितने साल चलेगी, और फिर उस हिसाब से अपना डेप्रिसिएशन चेंज कर सकते हो। देन यू हैव अ रीजन कि हाँ भाई मैं डेप्रिसिएशन मुझे चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब ये 10 साल नहीं चलने वाली। तो आप चेंज करोगे और उसके बाद नोट डालोगे, याद करो नोट्स पे अकाउंट्स बनाते हैं, और कौन सा वो होता है आपका ये प्रिंसिपल जो कहता है कि इस तरह की चीजें हो तो फुल डिस्क्लोजर फुल प्रिंसिपल, डिस्क्लोज। जो कहता है कि भैया अगर कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हो तो उसको डिस्क्लोज जरूर करो, ताकि जो भी देखे उसको पता रहे कि तुमने चेंज क्यों किया। समझ आई मेरी बात? क्लियर? तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपके पास रीजन है तो फिर आप अपना डेप्रिसिएशन बढ़ा सकते हो। नॉर्मली कम नहीं हो सकता, क्योंकि आप जितना एस्टिमेट कर रहे हो उससे ज्यादा का एस्टिमेशन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। बहुत ही रेयर चांस होगा कि आपकी बढ़ जाए, तो आप नॉर्मल ऐसा नहीं करते। कम वाला हो सकता है कि नंबर ऑफ ईयर्स आपको लगे अब तो ये कम यूज होगी। ठीक है। क्लियर? हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? एक बार इसका फोटो खींच लो बेटा। हाँ जी इतना ही करेंगे। अच्छा एक रह गया मेथड अभी आपका, चलो पहले इसकी फोटो खींचो, चले आगे। लो ये आपका अमाउंट आ गया, और इसके बाद रेट आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है गाइस? अभी कौन सा मेथड रह गया जिसके हिसाब से हमें निकालना सीखना है रेट और अमाउंट? रिटन डाउन।
रिटर्न डाउन वैल्यू, वो मैं नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में परसेंटेज निकालना, हर साल आप डिक्रीज करके कर रहे हो, तो वहां पे अंडर रूट, स्क्वायर रूट, ये सब चीजें आ जाती हैं। अगर वो मेथड सिखाने लग जाऊंगा तो एक क्लास उसी में निकल जाएगी और हमारे लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो चीज नहीं सीखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक में लिखा होगा कि व्हाट इज द मैथ फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, रुको जरा। और आप लोग ढूंढ के बताओ कहाँ पर है, मैं जल्दी से, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। डेप्रिसिएशन कौन सा चैप्टर है भाई? सर पेज नंबर 15.22 पे है इसका वो मेथड। कौन से पे है? 15.22 15 to 22। पे है। चलो भाई 15.22 पे आते हैं जरा। हाँ मिल गया। देखो 15.22 पे ढूंढो जरा। देखो आपको फॉर्मूला मिलेगा, रेट क्या है, इज इक्वल टू 1 माइनस nth रूट ऑफ s अपॉन c इंटू 100। और s और c और n क्या होता है वो सब लिखा है, यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट। अब ये मत पूछना मेरे से ये कैसे होता है भाई, कभी मैथ्स वाले सर से पूछे ऐसे फॉर्मूले कहाँ से आते हैं? तो जैसे वो बोलते हैं भैया इसको ये ऐसे ही है, इसको याद कर लो, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको, इसके डेरिवेशन समझना। ठीक है, तो और ये हमारे एग्जाम में भी नहीं आएगा कोई, ये तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए समझा दिया कि किस तरीके से ये फॉर्मूले डिराइव होते हैं। अल्टीमेटली अपने को फॉर्मूला याद करना है। हाँ, इसका फॉर्मूला नॉर्मली नहीं पूछा जाता, आज तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी पेपर में आया हो कि WDV का फॉर्मूला बताओ, रेट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें ये चीजें नहीं रटवानी होती बच्चे को। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। क्लियर है गाइस? समझ आ गया? इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना? इसके ऊपर बेस्ड रेट निकालने के लिए नहीं आएगा, यही समझा रहा हूँ। अगर रेट निकालने के लिए आगे फिर तो याद करना पड़ेगा ना भाई, तो ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया भाई। ठीक है, आज तक नहीं आया बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आगे आ जाए तो मैं इसको गारंटी 100% तो नहीं ले सकता। हाँ 99.99% ले सकता हूँ क्योंकि आज तक नहीं आया है। ठीक है, अब कल को CBSE वाले को कोई अगर वो खेल रहा हो इनी मीनी माइना मो ये वाला दे दो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, कोई अगर इस तरह से सवाल बना देगा तो, है ना? तो एक 0.01% इतना चांस तो हर चीज के लिए रहता है, अदरवाइज ये नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता कि ये फॉर्मूला बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? समझ में आई बात? तो अल्टीमेटली आपके ये दोनों मैंने मेथड्स बता दिए कि दोनों मेथड किस चीज के बताए हैं, कैलकुलेशन के अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जब आपके पास आगे क्वेश्चन आएगा ना, उसमें हमें ये निकालना नहीं होगा, ये तो सिर्फ बेसिक सिखाने के लिए था शुरू में, अदरवाइज तो क्वेश्चन सिर्फ कैसा आएगा, ऐसे कि आपको दे रखा है 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अब बताओ अकाउंटिंग कैसे होगी, SLM के हिसाब से तो कैसे होगी, WDV के हिसाब से तो कैसे होगी। ठीक है, तो अब आपने को अगली क्लास से क्या करना होगा, वो जो 4 कॉम्बिनेशन हमने सीखे उनके हिसाब से अकाउंटिंग सीखनी है, कि अगर SLM प्लस विदाउट प्रोविजन है, SLM प्लस विद प्रोविजन है, या WDV प्लस विदाउट प्रोविजन और WDV विद प्रोविजन। समझ आई मेरी बात? तो अपने को अगली क्लास से वो चारों कॉम्बिनेशन सीखने हैं कि उन चारों कॉम्बिनेशन के हिसाब से अकाउंटिंग कैसे होगी, अमाउंट कैसे निकलेगा, प्लस उसको कैसे हम अपने बुक्स में दिखाएंगे। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया है तो प्लीज जिन लोगों के होमवर्क बचे हुए थे प्लीज कर लेना भाई। ठीक है, ठीक है, चलो ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।